Hello students, today we will discuss one of the important play of Eugene O'Neill, The Hairy Ape, as an expressionist point of view. This is the most important theme of this play. Students, the features of expressionist play, first of all we discuss. जो एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का जो ट्रेंड था इट वो स्टार्टेड इन 1920s के दौर में स्टार्ट हुआ, स्पेशली इन जर्मन थिएटर में ये स्टार्ट हुआ. ओके और एक्सप्रेशनिस्ट प्ले मेनली फोकस ऑन द इनर साइकोलॉजी, नॉट ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड. यहाँ जो मोस्टली जो एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है ये एक ऐसी टेक्निक है विच enable a dramatist to depict the inner reality. Inner reality means that is the soul, the psyche of the main character. जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी सोल और साइकी को ये डील करता है. हेयर जो आउटवर्ड एक्शन है इन द प्ले, दीज आर ऑलवेज सेट ऑन back foot. The emphasis shift from the external reality to the inner reality. Mainly inner reality पे ही इस expressionist play में focus किया जाता है. And in this play, the hairy ape, we see that it shows the human life has become a machine through the character of Young. हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर यंग है वो बहुत ज़्यादा जो एट प्रेजेंट की जो उसकी सिचुएशन है वो अपने पॉवर्टी से दुखी नहीं है, बट उसकी जो सिचुएशन है जहाँ उसको एक डीह्यूमनाइज कर दिया गया है उससे वो ज़्यादा दुखी और पूरे के पूरे प्ले हैं. वो हम उसमें हम क्या देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट है हमारा यंग, उसी की इनर साइकोलॉजी, उसी के इनर थॉट्स को हम देखते हैं. सेकेंड, it concentrates on the stream of consciousness rather than the dramatic sequence of events. Here, in this type of plays, there is a deeper and deeper searching of the subconsciousness mind of the character, and action are increasingly internalized. जो एक्शन होते हैं वो इंटरनल, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है उसी पे बेस्ड होते हैं. एंड व्हाट गोज ऑन विद इन द सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर एक्शंस ऑन द प्ले. इंस्टेड द ड्रामेटिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देयर इज ए कंसंट्रेशन ओनली ऑन द सोल और या इनर साइकी ऑफ द कैरेक्टर. सो the whole story of the play develops in flashback and flash forwards. यहाँ क्या होते हैं फिर या तो कभी स्टोरी फ्लैश बैक में चली जाती है क्योंकि हम उसकी इनर साइकोलॉजी को डील करते हैं, कभी स्टोरी फ्लैश फॉरवर्ड में चली जाती है. सो यहाँ प्लॉट में कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस निकल करके नहीं आती. तो ये कुछ एक मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले की होती है कि एक्सप्रेशनिस्ट प्ले हमेशा किसी भी कैरेक्टर की इनर साइकोलॉजी को ही डील करता है. नाउ फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ these features we discuss hairy ape as an expressionist play. So first of all we deal realism. Students, realism है वो expressionist play की मेन फीचर्स होती है क्योंकि इसमें क्या है, मोस्टली हम जो कैरेक्टर की है उसकी रियल सिचुएशन को ही डील करते हैं. ओ'नील बिगन हिज करियर एज ए राइटर of realistic play, but in Hairy Ape he has adopted the non-realistic method. The realistic technique have not been entirely abandoned. उसने नॉन रियलिस्टिक टेक्निक या मेथड को यूज किया बट उसको वो पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया, बट दे हैव बीन यूज टू सर्व नॉन रियलिस्टिक पर्पज. The opening scene of the Hairy Ape, the setting are which are given to us gives us the realistic setting. So the setting of the display create an impression, and the impression of
कौन सा, ओवर क्राउडिंग, कि वहाँ पे टू मच जो वर्कर्स हैं स्टोकर रूम में जहाँ पे वो भट्टी में कोयला झोंकने का काम करते हैं, वहाँ पे उसका वो इम्प्रेशन है, वो एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है. एंड द मैनर of an expressionist, the stokers have also been realistically described. So जो plight है उनकी स्टोकर्स की वो रियलिस्टिकली डिस्क्राइब की गई है इन दिस प्ले. और सो ये is the representative of the workers class and he serves to create the impression of a man as hairy ape. He symbolizes the primitive, the animal like man, equally रियलिस्टिक एज वेल एज सिम्बोलिक ऑफ द सीन. सेकेंड, क्योंकि वहाँ जो उसको एक हेयरी एप जिस उसकी तरह पावरफुल, उसकी तरह वो एक अपने शरीर में एक स्ट्रॉन्ग मसल्स वाला पर्सन है उस तरीके से भी. और दूसरा वो ज़्यादा है अपनी आउटवर्ड पर्सनैलिटी के बारे में या आउटवर्ड अपीयरेंस के बारे में भी नहीं सोच रहा है, तो इसलिए उसको एक एज ए हेयरी एप उसको रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक बिल्कुल रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन है. बोथ मिल्ड्रेड एंड हर आर्ट आर ऑल्सो द सिम्बॉलिक ऑफ आर्टिफिशियलिटी. वो आर्टिफिशियलिटी को डील करती है, क्योंकि मिल्ड्रेड को शो तो किया गया है कि वो दिखावा तो ये करती है कि शी वॉन्ट्स टू हेल्प पुअर पीपल, बट शी इन रियली she is not able to do her work. So the Fifth Avenue is also symbolizes the upper class society, and it also gives us the realistic description of the situation. Next, characterization. The characterization of the play is also expressionist because the number of characters are cut down to the minimum. एक expressionist play में an expressionist play mainly focused on the central figure, and in this play we also see that there are other characters also, but they are on marginal place. They never come on the scene. Besides पैडी एंड लॉन्ग, हम इस पूरे प्ले में देखते हैं कि पैडी एंड लॉन्ग है, वही एक दो बार सीन में हमारे सामने आते हैं. बाकी जो अदर करेक्टर्स की वॉइसेज को ज़रूर या उनके नेम इस प्ले में मेंशन किए जाते हैं, बट रियली वो हमारे सामने अपीयर नहीं होते हैं. मेनली जो होल प्ले का फोकस है वो पूरा का पूरा यंग पे रहता है. सो द प्रिजनर्स इन द प्रिजन सीन आर मियरली नेमलेस वॉइसेज. प्रिजन में भी हम यही देखते हैं कि प्रिजनर्स की ओनली वॉइसेज है, बट उनका अपीयरेंस कहीं शो नहीं किया गया है. इसी तरह द सिटीजन्स ऑफ फिफ्थ एवेन्यू आर प्रेजेंटेड मियरली एज ए मैकेनिकल प्रोसेस, एंड द सेक्रेटरी ऑफ IWW उसको भी हमारे सामने कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया गया है. सो दिस इज़ द सेकेंड क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट प्ले. थर्ड, इंटरेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नो इलेबरेट डेवलपमेंट. यहाँ पे कैरेक्टर्स का, एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन को भी ज़्यादा हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं किया गया है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट प्ले. देयर इज़ नो इलेबरेट डेवलपमेंट ऑफ देयर रिलेशनशिप. येंक एंड मिल्ड्रेड कन्फ्रंट ईच अदर only for a moment, but that one moment is enough to play havoc within the soul of. ये उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं होती है, जस्ट वो मिलते हैं. बट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स एक्सप्रेशनिस्ट प्ले मैनेज टू क्रिएट रिलेशनशिप एंड सिचुएशन रिक्वायर्ड फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ सेंट्रल साइकोलॉजिकल एटीट्यूड. परंतु जो बिल्कुल जो इंटरेक्शन है, जो उनका थोड़े टाइम का भी इंटरेक्शन है, वो भी एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले की फीचर के अकॉर्डिंग उनके अंदर है, एक साइकोलॉजिकल एटीट्यूड को डेवलप करने के योग्य हो जाता है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस प्ले इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले. नेक्स्ट, डायलॉग. द कैरेक्टर एक्सप्रेस देमसेल्फ ब्रीफली, ऑफन इन मोनोसिलेबल्स. Each character represent from his own point of view. Their conversation is symbolic, and their attitude of what is passing within their soul, their agitation of soul and confusion, obsession, etc. are presented.
The dialogue are pared down, the language is clipped so that they become symbolic not only of particular mental attitude but also of the बेसिक फीलिंग ऑफ मैन। अभी तो एक मैन की बेसिक फीलिंग को भी उनके करेक्टर्स के थ्रू, उनके डायलॉग के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। सर्टेन एक्सप्रेशन आर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, कुछ एक ही एक्सप्रेशन है जो बहुत ही कम रिपीट किए गए हैं। सो द प्ले ऑल्सो डील्स विद डायलॉग इन ए सिम्बोलिक वे। नेक्स्ट, लिमिटेड नंबर ऑफ सीन्स। The whole play is based on only 8 scenes. The number of scenes are cut down because each scene being a further stage in the deeper and deeper probing of the central character's inner consciousness. These scenes are not logically related. ये हमने पहले क्या कि पूरी की पूरी स्टोरी है फ्लैश फॉरवर्ड और फ्लैश बैक में डेवलप होती है। सो they are not sketched to the completeness of a realistic play. Much is left to the imagination of the audience. बहुत कुछ है हमने ऑडियंस की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया गया है। And the connection between the scenes are emotional, not logical. In this way, the action of the play explain from expressionist point of view, and this is and so the play has become shorter than the realistic play, because in realistic play we develop each and everything in a यूँ कह सकते हैं कि उनको हम डिटेल मैनर में एक्सप्रेस करते हैं, बट यहाँ सब कुछ है, each and everything is not mentioned. This is the you can say the feature of an expressionist play. नेक्स्ट, यूज ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। हमने देखा है ये पूरा का पूरा जो प्ले है वो डेवलप होता है येंग की कॉन्शियसनेस के थ्रू। द एंटायर एक्शन ऑफ द प्ले फोकस ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ येंग विच इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले। द ड्रामेटिस्ट हैज़ एक्सप्लोरेड द टेक्निक ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टू शो द सफरिंग एंगिस soul of Yang. The long monologue in the last scene of the play has show the agitation of his heart, and the scene when he is thrown out of IWW office is also a clever piece of psychoanalysis. This also shows the psychology of Yang. Yang is very surprised and confused, and his mental confusion has been skillfully portrayed in the play. When he came to the IWW, he thinks that IWW is a group of some persons who want to take revenge from high society people, from rich people, yeah, who want to destroy steel company. But when he came to know the reality of this organization, then he feels very disturbed. Next, and the last जो end long monologue है, it also describe his figure या his inner consciousness, his feeling like a gorilla. Next, O'Neill's sanity and balance. O'Neill ने O'Neill's expression is based on reality. The play doesn't have complete formlessness of the expressionist play, which deals with German theatre, but there is no total decay of plot and character. उन्होंने जर्मन थिएटर की कुछ फीचर्स को भी अडॉप्ट किया, बट उन्होंने पूर्ण रूप से प्लॉट और कैरेक्टर को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया। In his play, there he deals at some extent realism in the डिपिक्शन ऑफ बोथ सेटिंग एंड कैरेक्टर। यहाँ उन्होंने कुछ हद तक रियलिज्म को भी डील किया है। सो यहाँ उन्होंने एक रियलिज्म और एक्सप्रेशनिस्ट प्ले का एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट किया है, विच यू कैन से
ये उनकी जो हमारे ओनील है उनकी एक आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं। और ये दोनों जो फीचर्स हैं उनकी हेरी एप और एम्पायर जोन दोनों ही प्ले में पाई जाती है। नेक्स्ट, नो फॉर्मलेसनेस। No formlessness in this play. He has used the technique of German playwright, but he has not telescoped time and place. The action in space, but they follows in continuous forward movement, each scene being a well-defined stage in a psychological retracing of Yang's consciousness। Yang की consciousness के अकॉर्डिंग उन्होंने ईच सेटिंग को बहुत ही वेल तरीके से हमारे सामने डिफाइन किया है। एंड यू ओनील हैज़ skillfully avoided the extreme of expressionism because he has maintained the coherence and integrity of a realistic play। कुछ लेवल तक उन्होंने एक रियलिस्टिक प्ले की इंटीग्रिटी को बना के रखा है। सो वी कैन से दैट या यूजीन ओनील himself once said that he has used the expressionist technique in the play, but the character of Yang remains a man and everyone recognizes him as such। So we can say that the whole play deals with the inner psychology of the main character, and it also develops from the consciousness of Yang, and there is no logical dramatic sequence of external events। So we can say that the whole play deals with the expressionist point of view, and we can say it an expressionist play। Students, I hope you will understand about what is an expressionist play। So focusing on these notes, try to prepare your own notes on Harry app as an expressionist play। Thank you।